नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और इसी में हम मगध साम्राज्य के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे आप थंबनेल में देख ही सकते हो, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो महाजनपद काल भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का भारत में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। उस टाइम पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई और फिर अपने आप को महाजनपद बना लिया। तो महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है महा महा माने महान या विशाल, जो बड़ा होता है। और जनपद जनपद जैसे लोगों के पैर पड़ने की भूमि या कबीले का क्षेत्र। तो वैदिक काल में छोटे कबीलाई क्षेत्रों को संदर्भित करता है। तो जनपद परिभाषा है जी, जनपद बड़े भौगोलिक रूप से परिभाषित राज्य थे। यह उदयगंगा मैदानों में हुआ। यह स्थायी राजधानी, एक संगठित सेना और केंद्रीय प्रशासन प्रणाली वाले शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र थे। इनका उदय लगभग 1600 ईसा पूर्व, जो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था। इस काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय, ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीय नागरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पहला जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सेकेंड बोला जाता है महाजनपद काल को, जो नगरीकरण व्यवस्था थी। तो इसके बारे में जानेंगे। तो उस टाइम पर 16 महाजनपद का उल्लेख प्रमुख रूप से जो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, इसमें हमें मिला है। तो हम एक एक कर करके 16 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले मगध, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मगध मगध की राजधानी सबसे पहले राजगृह थी, फिर बाद में बदल के पाटलिपुत्र कर दी थी। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है उसको ही पटना बोला जाता है और गया बिहार है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद, अंततः मगध साम्राज्यों ने सभी को जीता था। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और सबसे उत्तर पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो अवध प्रेजेंट में वर्तमान में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसको कौशल या श्रावस्ती की इसकी राजधानी है। और बुद्ध ने यही सबसे अधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे वत्स। वत्स वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और जो इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र है, वो वत्स हुआ करता था और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट अवंती। अवंती उज्जैन या महिष्मती, मालवा का क्षेत्र। जो अवंती अभी उज्जैन है, महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ क्षिप्रा नदी पर, तो उसको ही अवंती बोला करते थे। और यह खोल लोहे की खाने के लिए प्रसिद्ध था और इसी कारण से शक्तिशाली बना। तो और नेक्स्ट देखेंगे अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। और अभी जो वर्तमान है भागलपुर बिहार का जो वर्तमान एरिया है, उसको अंग बोला करते थे पहले। तो अपनी समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और मगध द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है काशी। काशी वाराणसी। और वाराणसी उत्तर प्रदेश जो अभी है, वाराणसी था पहले। ये अत्यंत पुराना और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और विश्व का सबसे पुराना जीवित स्थल या शहर माना जाता है वाराणसी को। नेक्स्ट देखें कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली और मेरठ का जो एरिया है, उसको कुरु बोलते थे पहले। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य या अहिछत्र।
इसकी राजधानी है काम्पिल्य थी। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी और दक्षिण में। नेक्स्ट देखेंगे मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और जो वर्तमान में जयपुर एरिया है तो उसको ही मत्स्य बोला करते थे। नेक्स्ट देखेंगे सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और जो वर्तमान में मथुरा है उत्तर प्रदेश, और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। नेक्स्ट देखेंगे चेरी। चेरी को स्वप्तिमती बोलते थे, वो राजधानी थी स्वप्तिमती। और बुंदेलखंड जो एरिया है मध्य प्रदेश का, वो पहले चेरी हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतनी या पोतली। तो ये गोदावरी के नदी के तट के किनारे था और दक्षिणतम भारत में, और एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसका अक्सर पूछा एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। अस्मक, और इसकी राजधानी पोतनी, और कौन सी नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। नेक्स्ट है बज्जी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, और जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा है, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर और दरभंगा है, वो पहले बज्जी हुआ करता था। 8 गणराज्यों का संघ था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कि 8 गणराज्यों का संघ कौन था? बज्जी था। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा या पावा। इसकी जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश है, और यह भी एक गढ़ संघ था, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे गांधार। गांधार था तक्षशिला, इसकी राजधानी थी, और पेशावर और रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये तक्षशिला पाकिस्तान में चली गई, और अभी वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है, उसको माना जाता है, लेकिन सबसे पुरानी तक्षशिला थी अपनी भारत की। कम्बोज। कम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, जो वर्तमान में कश्मीर और अफगानिस्तान का एरिया है, और जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर अलग स्पीसीज के घोड़े मिलते थे। तो हमने 16 जनपदों के बारे में पढ़ लिया, उनकी राजधानी, और इसके आगे हम देखेंगे तो मगध का उत्कर्ष। तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, इसलिए वो उभरा और अत्यंत अन्य सभी महाजनपदों पर विजय भी प्राप्त किया। तो मगध का उत्कर्ष के बारे में देखेंगे। भौगोलिक लाभ। मगध की दोनों प्रारंभिक राजधानियां राजगृह या पाटलिपुत्र थी, जो पहाड़ियां और नदियों से घिरी थी, इसलिए बहुत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक संपन्न। यहाँ पर लोहे की खदानें हुआ करती थी। राजगृह के पास में लोहे की खानों से हथियार, कृषि के औजार का निर्माण करना आसान हुआ करता था, इसलिए ये संपन्न था। नेक्स्ट, यहाँ पर गंगा नदी होने के कारण और उसकी सहायक नदी होने के कारण बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था यहाँ पर। अभी भी जो गंगा गंगा मैदान है वहाँ ज्यादा फर्टाइल एरिया है। नेक्स्ट देखेंगे वन संसाधन। जो जंग मगध में जंगलों से हाथी प्राप्त होते थे, और जिनका उपयोग सेना में होता था। नेक्स्ट, सक्षम शासक। सक्षम शासक सबसे पहले ही बिंबिसार, जो हर्यक वंश के थे, और फिर अजातशत्रु इनका इनका जो है ना पुत्र हुआ था। फिर महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासक आए, इन्होंने यहाँ पर राज किया। तो हम जानेंगे मगध के राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले ही है हर्यक वंश। तो सबसे हर्यक वंश था, तो बिंबिसार ने वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। विवाह संबंधों और विजय से मगध का विस्तार किया, और बुद्ध और महावीर दोनों ही के ही समकालीन था। नेक्स्ट देखेंगे अजातशत्रु। ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर राज किया, और इसने बज्जी संघ को भी जीता, और प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसने आयोजित करवाई थी। और इसका ही पुत्र था उदयन, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, और इसलिए ही इसको
पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पहला पितृहंता वंश इसको ही बोला जाता है, जो हर्यक वंश था। तो इसका उदयन उदयन ने ही पाटलिपुत्र मगध को राजधानी बनाई और इसको ही पाटलिपुत्र को ही बसाया था। नेक्स्ट आया था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग वंश ने अवंती को जीता और मगध में मिलाया था। और फिर शिशुनाग वंश पर विजय पाई नंद वंश ने। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। यह पहला गैर क्षत्रिय शासक था। और शक्तिशाली शासक में धनानंद, यह नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे बाद में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बारे में हम जानेंगे। मौर्य वंश का शासनकाल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। और इसकी स्थापना ने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की। तो स्थापना और स्रोत, तो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और स्थापना, चंद्रगुप्त ने अपने जो गुरु थे उनके और प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य बोलते थे उनको, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद, उनकी हत्या करके उनको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। नेक्स्ट देखेंगे। और इसके स्रोत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी बुक, उसमें मिलता है। कौटिल्य द्वारा लिखित यह मौर्य प्रशासन और राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि अर्थशास्त्र किस लिए, इस अर्थशास्त्र में किस बात का उल्लेख है, तो मौर्य प्रशासन और राजनीति और आर्थिक नीतियों का वर्णन है। नेक्स्ट है इंडिका। जो इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने, यूनानी राजदूत था। मैगस्थनी द्वारा लिखे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीसरा मिलता है अशोक के अभिलेख, अशोकस एडिक्ट्स बोलते हैं ना। यह शिलालेख मौर्य साम्राज्य के विस्तार और धर्म और नीतियों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शासक। तो मौर्य वंश में सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही चंद्रगुप्त मौर्य, जो इनका काल और टाइम पीरियड रहा 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। तो विजय, तो इन्होंने क्या क्या जीता था। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को हराकर कराया। और 2305 ईसा पूर्व में एक संधि की। सेल्यूकस ने उनकी बेटी हेलेना सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया तथा और जो मैगस्थनीज था इसको राजदूत बनाकर भेजा चंद्रगुप्त के जो दरबार था। साम्राज्य, इनका साम्राज्य उत्तर से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। दो सबसे ज्यादा उस टाइम तक सबसे ज्यादा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इनके बाद ना अशोका ने किया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट धर्म। जीवन के अंतिम चरण में इन्होंने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला, कर्नाटक जाकर संलेखना विधि जैसे उपवास द्वारा शरीर त्यागना विधि से अपने प्राण त्यागे। नेक्स्ट, इनके ही पुत्र थे बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड रहा था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। तो यूनानी संबंध, इन्हें यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। विस्तार, इन्होंने दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। और अन्य नाम इन्हें सिंहासन जैसे जैन साहित्य में भी कहा जाता है। इनके ही पुत्र थे अशोक। अशोक के 100 भाई थे। इन्होंने सबको मार के सिर्फ एक को छोड़ा था और सबको मार दिया था, फिर जाके ये राजा बने थे। तो 268 से लेके 332 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो उत्कर्ष मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग युद्ध लड़ा इन्होंने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व में। कलिंग जो आधुनिक उड़ान ओडिसी है, उड़ीसा है अभी जो वर्तमान में, उसको पहले कलिंग बोला करते थे। उस पर आक्रमण किया और युद्ध में हुई भारी रक्तपात से उन्होंने बहुत ज्यादा आहत होकर युद्ध की नीति को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था।
धम्म, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नामक एक नैतिक आचार अहिंसा का आचरण किया। धम्म किसी धम्म किसी धर्म विशेष पर नहीं बल्कि नैतिकता और सही अश- सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण पर आधारित था। अभिलेख, अशोक पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने संदेशों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का उपयोग किया। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिपि में था, प्राकृतिक भाषा में, और ब्राह्मी लिपि में था। अशोक को उनके लेखों में देवन प्रिय या देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी, देखने में सुंदर कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन अत्याधुनिक केंद्रित था, लेकिन इन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया था। केंद्रित प्रशासन राजा प्रशासन का केंद्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ या उच्च अधिकारियों का उल्लेख दिया गया है। प्रांतीय प्रशासन साम्राज्य को 4-5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इनका नेतृत्व राजकुमारों या आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। स्थानीय प्रशासन संहर्ता राजस्व राजस्व संग्रह का मुख्य प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। संहर्ता राजुक, अशोक के शिलालेखों में न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी राजुक हुआ करता था। गोप, 10 देशों के समूह को देखरेख करने वाला अधिकारी को गोप बोला जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, सैन्य प्रशासन। सेना संगठित थी और इन्हें विभिन्न विभागों रथ, हाथी, पैदल आदि रूप में विभाजित किया गया था। मौर्य वंश का पतन। तो मौर्य वंश का पतन का समय लगभग 185 ईसा पूर्व, और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। पतन का कारण अशोक की शांतवादी नीतियों के कारण सैन्य शक्ति का कमजोर होना, बाद में मौर्य शासक का कमजोर होना, केंद्रीय नियंत्रण के में ढील और प्रांतीय विद्रोह होना। समापन, वृद्धरथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमने देखा लगभग 15 मिनट में हमने पूरा पढ़ा क्या था महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य को एक एक शासकों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।